बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डील कर रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था कि पीरियोडिक टेबल्स के बारे में स्टडी किया था और उसके बाद फिर हमने क्वांटम नंबर स्टडी किए थे और आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, उनसे क्या क्या प्रूव हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स आई मीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि न्यूक्लियस के गिर्द जो रिवॉल्व कर रहा है उसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन भी कह देते हैं। ठीक है, तो हम उस सारी चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी डिटेल आज हम देख लेते हैं। ठीक है, जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट ही हैं जो कि आप लोगों ने पहले भी स्टडी किए हुए हैं, लेकिन जस्ट आप लोगों के लिए ये एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। तो हम स्टडी करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी डिस्क्राइब दैट मैटर इज मेड अप ऑफ अल्टीमेट यूनिट कॉल्ड एटम्स। ठीक है, कि मैटर जो है हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उस पर मुश्तमिल होता है, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या है, एटम है। An atom is the smallest object which has shape, size and mass. It consists of a central part or nucleus which contain proton and neutron and is the seat of energy and mass। कि सारी एनर्जी और मैस जो है न्यूक्लियस के अंदर होती है, और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। Extranuclear portion of atom consists of electron which revolve around the nucleus in a circular path called the orbit, shell और energy levels कहते हैं। कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं। The discovery of these and other fundamental particles is based on various experimental observations such as production of cathode rays and canal rays in a discharge tube, attraction of cathode ray toward the positive pole of the electric field, या Millikan's ऑयल ड्रॉप्स मेथड, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा एंड बीटा रेस। ये सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों को पता है कि कैथोड रेस की डिफ्लेक्शन देखी थी हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो रेस प्रोड्यूस होती हैं। कैथोड रेस आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है, कैनाल रेस या पॉजिटिव आयंस हमारे पास क्या होती हैं कि पॉजिटिव आयंस को डील कर रही होती हैं। ठीक है, इसी तरह ऑयल ड्रॉप मेथड था मिलीकेन्स का, वहाँ से चार्ज तो मैस रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किए गए। ठीक है, तो ये सारे जो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के जो एक्सपेरिमेंट थे, ये वो सारे उन्हीं के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि वहीं से हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। अल्फा पार्टिकल आर emitted from the radioactive element with the great velocities on the average about 180,000 miles per second। इनकी अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है। All the element depicts the physical and chemical properties which can be correlated with the structure of their atom। कि हर एटम्स की हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो दूसरे एटम से डिफरेंट हो सकती हैं। The chemistry of the element can be better understood on the basis of knowledge of atomic structure। कि हमने एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है तो हमें उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करना चाहिए। ठीक है, हमें उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। The chemical characteristics of element and their compounds are essentially functions of electronic configuration of the atoms of element। कि जो हमारे पास केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं या कंपाउंड्स के या हमारे पास एलिमेंट्स के, वो फंक्शनल हैं, वो डिपेंडेंट किस चीज़ के ऊपर हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, या आप सिंपली कह दें कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे है। ठीक है, एक ऑर्बिटल में कितने हैं, एस में कितने हैं, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप पीछे एक बार देख भी चुके हो। ठीक है, Rutherford in 1911 projected a beam of alpha particles from a radioactive source upon a thin gold foil। कि उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड की के ऊपर जो है स्ट्राइक किए, तो उसने क्या देखा कि जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, उसके ऊपर जब लाइट स्ट्राइक की है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्ट्राइक किए हैं,
तो वो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी यानी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे, बाकी मैक्सिमम जो है वो उसके अंदर से पास आउट हो गए। जब वो पास आउट हो गए मीन कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे, तभी तो वो पास आउट हो गए। तो वहां से पता चला कि सेंट्रल पार्ट के अंदर जो सारी मैस है एटम की, और सेंट्रल पास के अंदर कोई सॉलिड आप ये कह दो कि वो उसका है जिसमें मैस है, एनर्जी है। तो बाकी जो स्पेस है इलेक्ट्रॉन की वो एम्प्टी है, ठीक है, जहाँ पे आप ये कहते हो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है, और वहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की मैस जो है प्रोटॉन की मैस से बहुत कम होती है, ठीक है। He found that most of the particles pass through the solid gold foil without deflection. Only a few of them suffered abrupt back deflection, as if the alpha particle in that area have met with the some object in their onward journey. कैसा लग रहा था कि जैसे वो किसी सबस्टांस के साथ स्ट्राइक किए हैं अल्फा पार्टिकल, और वहां से स्ट्राइक करने के बाद जो है ना वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गए। From this, the Rutherford assumed that the mass of atom is concentrated in the central body called the nucleus, which is exceedingly small as compared to the total size of atom। के सारा mass जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस जो है एटम के अंदर बहुत स्मॉल होता है, यानी कि ये जहर नहीं है कि सारी की सारी जगह न्यूक्लियस ने कवर की हुई है। टोटल साइज ऑफ एटम से ये बहुत कम होता है, एंड इट कैरीज द इंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम के उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। द इलेक्ट्रॉन कैरी इक्वल नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है उतना ही हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है। एंड कंस्टिट्यूट द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम। रदरफोर्ड आल्सो मेजर्ड द न्यूक्लियर चार्ज of a large number of atoms and proved that the number of positive charges on the nucleus in many cases approximately 1/2 of the atomic weight of the element। के जैसे हमने पीछे बात किया था कि एटॉमिक वेट का हाफ कर दें तो वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज बन जाता है। यहाँ आप ये कहते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है जितना न्यूक्लियस के ऊपर होता है, यानी एटॉमिक वेट का हाफ करो तो एटॉमिक नंबर आपके पास बन जाता है, ठीक है। एंड आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एटम व्हिच कीप देम द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या है, एक न्यूट्रल एटम हमारे पास बनाते हैं। इन 1914 वही मोजले वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ लिया। In 1914, Moseley worked out a method for determining the number of positive charges on the nucleus of atom. This method is based on the measurement of the wavelength of X-ray produced by bombarding वेरियस टारगेट्स ऑफ एलिमेंट विद दी कैथोड रेज। के हमारे पास क्या है, वेरियस टारगेट ले लिए, मीन कभी एक मेटल ले ली कभी दूसरी मेटल ले ली, तो उनके ऊपर कैथोड यानी हाई स्पीडी इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर बम्बार्ड किए। तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इसका मेन प्रोसेस क्या था कि ये इनर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और उसकी जगह पे एक होल प्रोड्यूस हो जाता है। उस होल को कवर करने के लिए आउटर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जंप करते हैं, तो वो जो है हमारे पास एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। अब जितना हैवियर एटम होगा या जितना ज़्यादा लार्जर एटम होगा तो उसकी वेवलेंथ जो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो मोस्ले ने क्या किया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, उनके ऊपर कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन की बीम को स्ट्राइक किया, और वहाँ से जो एक्सरे निकली है उसकी वेवलेंथ चेक की, या उसकी जो है हमारे पास उसने आप एनर्जी या फ्रिक्वेंसी की बात कर लें, क्योंकि आपको पता है एनर्जी या फ्रिक्वेंसी जो है इन्वर्सली रिलेटेड होती है वेवलेंथ के साथ। Moseley arranged the X-ray spectra of elements in the increasing order of their atomic weights and found that the wavelength of the X-ray produced varied with the atomic weights of element। के हर जब एलिमेंट का वेट डिफरेंट हो रहा है या एलिमेंट का नंबर चेंज हो रहा है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी चेंज हो रही है, हमारे पास यहाँ वेवलेंथ चेंज हो रही है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द हैवियर एटॉमिक वेट शॉर्टर विल बी वेवलेंथ, कि जितना ज़्यादा वेट ज़्यादा हो रहा है उसकी वेवलेंथ उतनी कम हो रही है, लेकिन उसकी एनर्जी क्या है उतनी ज़्यादा हो रही है। यानी एनर्जी का और
एटॉमिक वेट का डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, वेवलेंथ के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप आ जाता है। However, the frequencies of the X-ray produced by the element were directly proportional to their atomic weights. This could be correlated with the number of positive charges in the nucleus. जितना atomic weight ज़्यादा हो रहा है उतना ही उसका positive charge भी nucleus के अंदर ज़्यादा हो रहा है। Thus, all the elements can be arranged in increasing order of their positive charge on the nuclei of the atom. एटॉमिक वेट की बेस पे कर लें या हम न्यूक्लियस चार्ज की बेस पे कर लें, तो आपको पता है जैसे जैसे एक एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो उसका न्यूक्लियस चार्ज भी उतना ही ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा होता है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द एटम वर डिजाइनेटेड एज एटॉमिक नंबर, कि जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं किसी भी एटम के अंदर या जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या उसने एग्जांपल दिया है, आर्सेनिक 33 है एटॉमिक नंबर, सिलेनियम 34, बोरॉन 35, रुबिडियम 37 और स्ट्रोंशियम 38। ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे हमारे पास क्या है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इनकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो अभी देखो कि पहले यहाँ लाइन आ रही है, उससे नेक्स्ट जो है फ्रिक्वेंसी इंक्रीज वाली साइड पे लाइन आ रही है। यहाँ इंक्रीजिंग वेवलेंथ अगर की बात करें तो फिर वो डिक्रीजिंग वाली साइड पे आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपली इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी की बात कर लें कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा उतनी ही फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वो लेफ्ट वाली साइड पे उसकी लाइन सारी की सारी ऑब्जर्व होंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या है, कि इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन है। ठीक है, तो फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या हमारे पास आ जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट विच हैज डेफिनेट शेप, साइज एंड mass. It also possesses its own chemical identity and properties. Various experiments indicate that atom can be subdivided into smaller subatomic particles known as fundamental particles. के एटम के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं या जितनी भी पार्टिकल्स हैं जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। आज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल अबाउट 35 have so far been identified, but mass of them are short lived and unstable. के 35 फंडामेंटल पार्टिकल ऑब्जर्व हो चुके हैं कि ये जो है एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी शॉर्ट लिव्ड होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा उनको स्टडी नहीं करते। हम बेसिक जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उन्हीं के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं। फॉर द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स नेमली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ the subatomic particles. It has the unit negative charge. हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। Its mass is about 1/1840 times less than that of hydrogen atom और प्रोटॉन के। प्रोटॉन की मैस से इसकी मैस जो है 1840 या इसको समटाइम 36 लिखाता है। ठीक है, टाइम जो है वो स्मॉलर है प्रोटॉन की मैस से। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.602 10⁻⁻⁻⁹ कूलम्स। और मैस कितनी है, mass of electron is 9.11 into 10⁻⁻28 grams, और इसको kg में करें तो -31 kg आती है। ठीक है, द चार्ज टू मैस रेशो, चार्ज हमने ऊपर लिख लिया, मैस की वैल्यू लिखी, इसकी रेशो अगर निकालें तो इसकी वैल्यू बनती है 1.76 into 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। ठीक है, E/m इसे जहाँ से हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड एंड फाउंड टू बी कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है और जो उसकी मैस है वो सेम ही रहेगी, चाहे हम किसी भी तरह से प्रोड्यूस करें इलेक्ट्रॉन को या किसी भी तरह से इसको डिटेक्ट करें, क्योंकि चार्ज भी उसका फिक्स है और उसकी मैस भी फिक्स है। जब इसकी रेशियो लेंगे तो भी वो भी हमारे पास क्या आएगी, फिक्स ही आएगी। इलेक्ट्रॉन आर emitted from
and the surface of a substance exposed to the action of X-rays, ultraviolet rays, or even on exposure of ordinary light. क्या आपने आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट देखा था जिसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं? क्या किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है तो उसके जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो क्या है, उसके अंदर से नॉक आउट हो जाते हैं, ठीक है, मेटल के अंदर से. The electron appear to constitute the outer structure of atoms since they are easily dislodged under the influence of electric field. कि अगर हम इलेक्ट्रॉन जो हैं बाहर होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर हैं और इनको इजीली हम डिस्पैच कर सकते हैं और डिस्पैच करके हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दें तो हम इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स. के जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, कोई केमिकल प्रॉपर्टी है या एलिमेंट्स की या कंपाउंड की, डिपेंड कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कैसी है या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज हुए हुए हैं एटम के अंदर, ठीक है. आपको पता है किस शेल के अंदर है, सिंपल सी बात है, एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एटम्स. ये भी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये प्रोटॉन, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास मैस की. अ प्रोटॉन कैरीज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज इक्वल बट ऑपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. के इक्वल है लेकिन साइन जो है उसका डिफरेंट है. अ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है. इट हैज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. चार्ज कितना है? उतना ही जितना कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का था, यानी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 AMU एटॉमिक मास यूनिट. ये भी आपको पता है, बट इट इज अबाउट for 1840 times heavier than the electron. The mass of proton is 1.673 into 10⁻⁻24 ग्राम है, यानी ये इसकी mass की दी है, ठीक है. If hydrogen is present in the discharge tube, the positive rays form consist of proton. के हमारे पास जो है हाइड्रोजन में आपको पता है सिर्फ प्रोटॉन होता है. प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. The number of proton is always equal to the number of electron and therefore atom is electrically neutral. कि टोटल जो है जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है तो एटम हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है. आपको पता है हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है जिसे प्रोटियम कहते हैं या हम जिसे सिंपल हाइड्रोजन कहते हैं, उसमें सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन नहीं है. तो इसलिए आपको पता है उसके क्या है, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रॉन. क्या होता है? इन 1932 चैडविक discovered neutron as fundamental particle of atom. He observed that when alpha particles are bombarded on a thin sheet of beryllium metal, uncharged particles are emitted. ठीक है, ये कोई अनचार्ज पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, ना तो वो पॉजिटिव हैं ना वो नेगेटिव हैं. द अनचार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स. They have mass equal to 1.0087 on the atomic mass unit या atomic weight scale. It was later discovered that a neutron may disintegrate to form a proton and electron. कि हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है डिकम्पोज होके वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस कर सकता है. It has a mass of 1.675 into 10⁻⁻24 gram. The sum of proton and neutron in the nucleus is known as atomic mass या atomic weight, जिसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आ जाता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं हमारे पास. The nucleus of an atom consists of proton and neutrons. Except for hydrogen which consists of a single proton. ये जो भी मैंने आपको बात बताई है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन होता है. It occupies only about 10⁻⁻13 of the volume of the atom. Each proton and nucleon has a mass of approximately 1 AMU on the basis of atomic weight.
ऑफ कार्बन। ओके, हमारे पास क्या है कि हम ये अब बात करें कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं, और इसकी ये कितना वॉल्यूम लेते हैं टोटल एटम का, ये 1/13 पार्ट ले रहे हैं। यानी अगर टोटल पार्ट 13 है तो उसके अंदर से जस्ट एक पार्ट जो है वो उसका न्यूक्लियस आता है, बाकी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। और इनकी मैस कितनी इक्वल है, AMU 1 AMU की इक्वल होती है। अगर हम AMU आपको पता है कैसे निकालते हैं कि कार्बन 12 के साथ उसको रेफरेंस लेते हैं कि उसकी मैस क्या है, 12 है, और उसकी लिहाज से जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी मैस कितनी आती है। तो 1 AMU जो है इनकी मैस आती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। The atomic weight of an element is approximately equal to the sum of the weights of total number of proton and the total number of neutron in the nucleus by neglecting the negligibly small weight of electron present. कि हमारे पास हम फिर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मैस तो हमें पता है पहले ही बहुत कम है और वह है भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि मैस ऑफ जो एटम है वो हमारे पास कहाँ से आती है, सम ऑफ जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से आ जाती है। जितने भी हैं उनको हम सम कर देते हैं टोटल नंबर्स, ठीक, तो वही हमारे पास उसकी एटॉमिक वेट बन जाता है या एटॉमिक मैस बन जाता है। The proton and neutron are held together in the nucleus by a force known as nuclear force. Nuclear bonding force जिसे हम कहते हैं, according to Heisenberg, a neutron in the nucleus is sometimes is transferred into an electron and proton. The electron might escape in the form of beta ray. कि हमारे पास ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो डिकम्पोज होके प्रोटॉन में बना दे और इलेक्ट्रॉन बना दे, तो प्रोटॉन तो वहीं पे रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या है उसकी मैस कम है, वो इजीली स्केप आउट हो सकता है, तो वो स्केप आउट भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा रेस की फॉर्म में, ठीक है। इन 1935 Yukawa proposed that the fundamental particle known as meson is absorbed by the neutron when a proton और a neutron interact. जब भी कोई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं तो वो मेसॉन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। टू टाइप्स ऑफ मेसॉन आर प्रोड्यूस, या मेसॉन की हमारे पास क्या है, टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं पाई मेसॉन और दूसरे को हम कहते हैं म्यू मेसॉन, ठीक है। दिस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इन द एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव पाई मेसॉन the proton become neutron and the neutron becomes protons, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोटॉन जो है वो एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रॉन के साथ, तो पॉजिटिव में आ रहा है हमारे पास, ये इसका बैकवर्ड डायरेक्शन है। और अगर एक हमारे पास न्यूट्रॉन जो है कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन के अंदर, ठीक है, तो वो साथ में नेगेटिव मेसॉन कर रहा है हमारे पास। The present day knowledge of the structure of nucleus has progressed so far as to present a very complicated picture कि हमने देखा कि 35 एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं एटम के अंदर, तो ठीक है, तो वो एक कम्प्लेक्स पिक्चर बन जाती है कि अगर हम उन सबको स्टडी करें। However, only the proton neutron concept of the nuclear structure will be sufficient to understand the elementary aspect of this subject, कि हम बेसिक देख रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन्हीं की स्टडी जो है ना इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स के अंदर फिलिंग की बात करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी वेरियस एनर्जी लेवल्स, ठीक है। आपको पता है डिफरेंट एनर्जी लेवल थे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद करें कि एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके 7 तक है, एन 1 2 3 4 5 6, यही एनर्जी लेवल्स हैं, या इन्हीं को हम शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। बोहर्स मॉडल
atom describe the motion of electron in a circular path in an orbit of definite energy state के बहुत मॉडल ने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे एक स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट के अंदर, ठीक है. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर इट इन्वॉल्व्स चेंज इन एनर्जी स्टेट, ठीक है. जब जंपिंग होती है एक लेवल से दूसरे लेवल पे तो वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है या तो एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट करता है. In this manner, origin of spectral line can be visualized. और इसी को अगर हम डिटेक्ट करें तो वो हमें स्पेक्ट्रम की लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कहाँ से कितनी एनर्जी एमिट हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, तो वो स्पेक्ट्रा से हम डिटरमिन कर सकते हैं. Since there is an uncertainty in the position and momentum of an electron, therefore one can speak of the probability that the electron is in a certain region or space. ठीक है. हमारे पास क्या है, हम सर्टेन नहीं होते, हमें जो है हम प्रिसाइसली नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है. तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज करते हैं. हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है. यूसी के बारे में बात हो रही है, तो हम वहां से प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है. इस तरह हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं. द ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस अबाउट द न्यूक्लियस द ग्रेटर इज द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे उसका मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा डेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होने की ज़्यादा चांसेस है हमारे पास. द क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, या अब ये क्या हमारे पास डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, ठीक है. द क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, के एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर कितने नेगेटिव चार्ज है मीन कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास वहाँ पे प्रेजेंट है. द थ्योरी दैट प्रेडिक्ट such probability for different electron is called quantum mechanics, ठीक है. The probability of finding an electron is denoted by psi square where psi is the wave function. जिन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी हुई है उस वो ये साई और साई स्केयर की वैल्यूज के बारे में जानते हैं, ठीक है. फिजिक्स के स्टूडेंट्स को तो अच्छी तरह पता है कि ऑर्थोगोनल फंक्शन क्या होता है और नॉर्मल फंक्शन क्या होता है और वेव फंक्शन क्या है हमारे पास, या उसका स्केयर हमारे पास क्या होता है, ठीक है. लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जब ये फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो फिर देख लेंगे, ठीक है. फिजिकल केमिस्ट्री में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या बेसिक क्वांटम केमिस्ट्री आनी है तो आप लोग वहाँ पे भी देख लोगे. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी डिपिक्टेड इन टू वेज. वन is with the help of probability curves and second by plotting the contour maps of the probability of finding electron, ठीक है. उसके कंटोर मैप्स को जो है ना हम ड्रॉ कर लें. कंटोर मैप्स क्या होते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा आ रही है और कहाँ पे कम है, ठीक है. जहाँ पीक आ रही है तो वहाँ उसको हम कहते हैं ये कंटोर है उसका, ठीक है. पीक वैल्यू को ही हम उसकी कंटोरिंग कह रहे होते हैं. The concentric shells are obtained which describe 90% of size square, ठीक है. कि जो शेल की हमें मिल रही है लाइंस मिल रही होती हैं तो वो हमें बताती है कि 90% यहाँ पे साइज स्केयर है, यानी 90% चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन द बाउंड्री सरफेस ऑफ द शेल. Such shell are symmetrical and represent the ground state of the hydrogen atom and called the atomic orbitals. ये हमारे पास क्या सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है, और इनको हम क्या कहते हैं, ये लाइंस जो आपको नजर आ रही हैं ये हम कहते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है. और या इनको हम क्या कह देते हैं, सब शेल्स कह देते हैं, सब लेवल्स कह देते हैं, ठीक है. स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इज कॉल्ड s orbital. The boundary surfaces of s, p, d and f orbital are given in next जो है हमारे पास क्या आ जाते हैं फिगर्स, ठीक है. ये साइज स्केयर के कंटोर्स बताया मैं आप लोग को, इसको बेशक ना भी देखें आप, ठीक है. लेकिन आपको पता है कि शेल है हमारे पास, उसे हम कहते हैं कि एलिप्टिकल है या हमारे पास क्या है राउंड शेप में है,
ठीक है। तो उन शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल होते हैं, जैसे एस पी डी और एफ होते हैं। उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। और नेक्स्ट फिगर में हमने इनकी शेप भी देख लेनी है, ठीक है। ऑल एटम्स हैव एनर्जी लेवल्स जिसे ऑर्बिटल्स कहते हैं, और सब लेवल जिसे पहले वाले को ऑर्बिट्स कहते हैं, और दूसरे वाले जो सब लेवल है उन्हें ऑर्बिटल्स कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन वेरियस एनर्जी लेवल्स, ये भी हमें पता है। लोअर एनर्जी लेवल आर ऑक्युपाइड फर्स्ट, ये भी हमें पता है कि जिसकी एनर्जी कम है वो सबसे पहले फिलअप होगा। ये अब फिलिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ईच एनर्जी लेवल कैन अकोमोडेट टू एन स्क्वायर एज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एक हमारे पास लेवल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो उसका फॉर्मूला है हमारे पास 2n²। n हमें पता है, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर द लेवल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेवल के अंदर जब n इज इक्वल टू 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n² है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनेगा, 2 इंटू 1⁻²⁴ आएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन द फर्स्ट लेवल। सिमिलरली फॉर n is equal to 2 and n is equal to 3, तो कितने आएंगे 2 वाले के अंदर हमारे पास, n is equal to 2 के अंदर 8, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे ये एक्चुअली। अच्छा, n2 के अंदर जो है हमारे पास, और n3 के अंदर, n4 के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी 2, 3 एंड 4 n की वैल्यू है। तो 2 के अंदर कितने आएंगे, 8 आएंगे, 3 के अंदर कितने आएंगे, 18 आएंगे, और 4 के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको करके भी देख लीजिएगा कि 2 2 और 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 3 3 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया। इसी तरह 4 4 आर 16 आ गया, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन विल बी अकोमोडेटेड at the most of in all these levels respectively, ठीक है। each energy level is divided into sub levels, हमें पता है एक ऑर्बिट जो है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ सब लेवल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, कि कितने सब लेवल हैं एक लेवल के अंदर, वो डिपेंड कर रहा है n में। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है उसमें एक ही लेवल है। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब है इसमें 2 सब लेवल्स हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसके अंदर 3 सब लेवल्स हैं, ठीक है। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। हैंस फॉर द फर्स्ट लेवल विल have one subshell called the s orbital which can accommodate only the 2 electron, ठीक है। Similarly the second, third and fourth level will have 2, सेकंड में 2 आ गए, s और p, 3 में 3 आ गए, ठीक है। s p d एंड 4 के अंदर क्या है, 4 आ गए, s p d एंड f ऑर्बिटल। The SPD and F सब लेवल और ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट द मोस्ट, आपको पता है S में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में कितने आते हैं 6 आते हैं, D में कितने आते हैं 10 आते हैं, और F के अंदर कितने आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब उसकी फिलिंग के बारे में बात हो रही है। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ वेरियस ऑर्बिटल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। इंक्रीजिंग एनर्जी की बेस पे आ रही है कि जिसकी एनर्जी कम है वो सबसे पहले फिल होगा, उसके बाद जिसकी हायर होगी वो उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, और या n प्लस एन वैल्यू, ठीक है। n हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और n हमें क्या पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और n की वैल्यू क्या थी 1 2 3 4, ठीक है, यानी k शेल, l शेल, m शेल, इसी तरह। और l एजीमुथल क्वांटम नंबर था जो कि हमें शेप के बारे में बताता था, ये s p और d और f की शेप के बारे में, ठीक है। और s के लिए ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या थी 0, P के लिए इसकी वैल्यू क्या थी 1, D के लिए इसकी वैल्यू थी 2, और F के लिए इसकी वैल्यू थी 3। Thus, 1s ऑर्बिटल हैज द लोअर एनर्जी स्टेट, यानी n प्लस L इसका निकालें तो L की वैल्यू क्या आएगी 0, तो n की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1s इज, इसके लिए 1 वैल्यू आती है। उसके बाद फिर हम 2s की वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए n प्लस L वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 0, तो इसके लिए 2 आ जाएगी।
एंड लोअर देन 2p। अगर 2p की वैल्यू निकालोगे 2 प्लस p के लिए क्या आएगा 1 आएगा, तो ये 3, यानी कि सबसे लोवेस्ट किसी की वैल्यू है 1s की, उसके बाद 2s की उससे ज़्यादा है लेकिन 2p से कम है, और 2p की वैल्यू क्या आ रही है 3, यानी ये थर्ड नंबर पे आएगा। इसी तरह द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर कैल्शियम यानी कि 20 एलिमेंट तक ये ऐसे ही है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं हमारे पास, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल फॉर कैल्शियम जो कि जिसका एटॉमिक नंबर 20 है विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2 because the energy levels have the energy in order कि इसकी सबसे कम इसकी है 1s2 की, फिर उससे ज़्यादा 2s2 2p, फिर उससे ज़्यादा 3s, फिर 3p 4s। आगे डिफरेंस कहाँ पे आता है, 4p और 3d का डिफरेंस हमने देखना है कि अब क्या हो कि अगर दो लेवल हैं जिनका n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई है, ठीक है, तो फिर उनमें से किसको हमने पहले रखना है और किसको बाद में रखना है। तो जिसका n की वैल्यू छोटी है उसको हम पहले रखेंगे और जिसका n की वैल्यू बड़ी है वो बाद में आएगा। ये उसकी एग्जांपल दी जा रही है। If the two level have the same value of n plus n, then electron will be prefer the level which has lower value of n. Example आपको दी जा रही है, for example in the case of scandium atomic number 21. The arrangement of electron should be, हमारे पास क्या यहाँ पे क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड आना क्या चाहिए, आपको ये लगेगा कि 4p आना चाहिए लेकिन उसमें क्या आ रहा है 3d पहले आ रहा है और 4p बाद में आ रहा है। आफ्टर द 4s 4 में कितने हैं n प्लस s क्या है 0, n प्लस n 4 plus 0 is equal to 4. The next incoming electron goes to 3d orbital because applying n plus n rule 3d के लिए क्या होगा 3 और l d के लिए वैल्यू क्या होती है l की 2, तो ये क्या बन जाता है 3 plus 2 5 आ जाता है। और दूसरी तरफ 4p को कैलकुलेट करें 4 plus 1 भी 5 है। अब देखें दोनों की n plus l वैल्यू क्या है सेम है, तो लेकिन हमने पुट किसको करना है जिसका n की वैल्यू स्मॉलर है। Both have n plus l value 5 but 3d orbital belongs to lower level यानी कि इसका n की वैल्यू 3 है और 4p के n की वैल्यू 4 थी, तो हमने क्या है जिसकी लो वैल्यू है उसको पहले रखेंगे, यानी 3d पहले आएगा और 4p बाद में आएगा। इसी तरह आगे भी जाके यही है। देखें अब हमारे पास क्या था 4s2 3d 10 4p आ गया, फिर उसके बाद 5s की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 4d के, इसलिए 5s पहले आएगा, फिर उसके बाद 5p आ गया, फिर इसी तरह 4f की एनर्जी ज़्यादा है और 6s की एनर्जी कम है तो इसलिए ये पहले आएगा। इसी तरह फिर 5d है उसकी एनर्जी ग्रेटर है 6p से, तो इस तरह इनका ऑर्डर बनेगा, ठीक है। ये आपको शेप्स दिखाई गई हैं और ये बताया गया कि 1s स्मॉलर होता है 2 लेकिन होता क्या है स्फेरिकल है, और इधर भी हमारे पास क्या है ये 2s है और 3s है, ये स्फेरिकल है। अगर मैं इसको पढ़ दूँ आप लोगों के लिए, द बाउंड्री सरफेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1s 2s एंड 3s ऑर्बिटल्स, दिस रिप्रेजेंटेशन शोज दैट द boundaries for the orbital that contain 95% of electron density in the orbital, ठीक है, ये कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ 95% probability that electron is in the first orbital will be within the volume shown for the first orbital, कि ये जितना उसका वॉल्यूम यहाँ पे 1s में शो हो रहा है तो यहाँ पे चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। s की शेप क्या होती है स्फेरिकल। नेक्स्ट आपको दिखाई जा रही है बाउंड्री सरफेसेस पर p ऑर्बिटल्स, आपको पता है कि 2 में p आता है, ठीक है, सेकंड शेल के अंदर p आता है तो इसलिए यहाँ पे 2p लिखा जा रहा है। अब उसमें एक x एक्सिस में अगर उसकी दोनों लोब्स हैं, ठीक है, तो ये 2px आ गया, और अगर दो लोब जो है y एक्सिस पे हैं तो 2py आ जाएगा, अगर लोब जो है हमारे पास z एक्सिस पे हैं 2pz आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है डी ऑर्बिटल में आपको पता है 5 होते हैं, तो उनकी वो कैसे होते हैं कि अगर x और
जी के अंदर आए तो डी एक्स जी आ गया, अगर डी वाई जी आ सकता है, इसी तरह डी एक्स वाई आ सकता है, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर आ सकता है और डी जेड स्केयर आ सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक की शेप भी बताई जाती हैं। आगे जो है हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड आ गई, जैसे एफ जेड क्यूब, ठीक है, ये जेड एक्सिस में है, -3/5 XR स्केयर। ठीक है, यानी ये कॉम्प्लिकेटेड सी हैं। अब इनको हमें ये नहीं करवाई जाती, तो आप लोगों ने इसको नहीं करना। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास हॉर्न्स रूल है कि अगर हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन की क्या टेंडेंसी है कि वो कहाँ जाएगा। ठीक है, वो अलहदा रहना पसंद करेगा या वो ऑपोजिट स्पिन के साथ हमारे पास आता है कि कहाँ आएगा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन किया है हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। Magnetic measurement have helped to determine the electronic configuration of many elements and therefore establish a hypothetical order in which the orbital may be assumed to fill कि किस तरह orbital की filling होती है। The electronic configuration of orbital of first 5 elements is simple and shown कि हाइड्रोजन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 आ गए, वो ऑपोजिट में आ गए, शेल एक ही था। ठीक है, लिथियम में 2 शेल आ जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और एक 2s में इलेक्ट्रॉन आ गया। बेरिलियम में 4 आ गए, 2 शेल है। ठीक है, अब इसी तरह बोरॉन है तो उसमें पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अ क्वेश्चन अराइज concerning the electronic distribution of the sixth element। ठीक है, 5 तक तो हमें पता है। अब 6 में क्या होगा कि 3 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास p के, क्या वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा या वो एम्प्टी वाले में जाएगा। ठीक है, the sixth element carbon, since there are the 3 2p orbitals, does the next incoming electron belong to 2p ऑर्बिटल ऑलरेडी होल्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन कि उसमें पहले वाले में जाएगा जिसमें पहले ही एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर हमारे पास क्या है, डज इट बिलोंग टू अनदर 2p ऑर्बिटल के दूसरे में जाएगा जिसमें एम्प्टी स्पेस है। दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय हॉर्न्स रूल which state that electrons are distributed among the orbital of a sublevel in such a way as to give the maximum number of unpaired electron। उसमें जाएगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहना चाहेंगे, कंपेयर में नहीं आएगा। therefore each of the 2p electron of carbon must assume its own orbital instead of pairing with the each other। ठीक है, अदर इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल ऑर्बिटल के पेयरिंग नहीं होगी बल्कि वो अलग रहना चाहेगा। Similarly, arrangement of electron in nitrogen, oxygen, fluorine and neon is given। 6 हमने कार्बन देख ली, नाइट्रोजन में क्या होगा, तीनों ऑर्बिटल अलग-अलग। ऑक्सीजन में क्या हो गया, 4 आ गए, एंड वाले p की ऑर्बिटल से बात करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4th इलेक्ट्रॉन आना है तो वो एक के अंदर पेयरिंग हो जाएगी। फ्लोरीन के अंदर 2 के अंदर पेयरिंग हो जाएगी और नियोन के अंदर तीनों के अंदर पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन ये है, आपको पता है कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड repel each other, hence they spread out and occupy 2p orbitals singly before they begin to pair। के पहले वो पहले सिंगल सिंगल रहेंगे और उसके बाद जब कोई स्पेस नहीं बनेगी वो फिर उसकी पेयरिंग शुरू होगी। आफ्टर ईच ऑफ द 2p orbital hold one electron, pairing occur because less energy is required to overcome the internuclear repulsion। जब तीनों फिल हो जाएंगे, ठीक है, अलग-अलग, तो फिर चौथे को आने के लिए जो है इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी और आपको पता है वो अपोजिट स्पिन के साथ आएगा। ठीक है, दिस जनरल ऑर्डर ऑफ फिलिंग इज ऑब्जर्व फॉर ऑल सब शेल के, सब के अंदर ऐसा ही है, पहले सारे सिंगल पेयरिंग होती है और उसके बाद फिर डबल पेयरिंग होती है। द स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक configuration can be written with the superscript indicating the number of electrons in each subshell. Thus, the electronic configuration of hydrogen
ऑफ ऑक्सीजन में भी इंडिकेटेड एज कि हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि इसको कैसे लिख रहे होते हैं कि ये सुपरस्क्रिप्ट में आते हैं कि 1 आपको पता है 1 2 किस लिए लिख रहे हैं n की वैल्यू से उसका शेल, s और p क्या है उसके सब शेल हैं और कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके अंदर उसको हम सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s2 2s2 और 2p4। इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं आगे या ऐसे भी लिख लें 1s2 2s2 2px2 2py में 1 और 2pz में 1। ठीक है, चाहे हम उसको कंबाइंड फॉर्म में लिख लें चाहे हम उसको सेपरेट लिख लें, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और अच्छे तरीके से याद भी करें ताकि आप लोगों को एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप दोनों तरह से आना चाहिए।